So we have seen that rarefied gases have a special type of line spectra, and on studying these different type of spectrums of different gases like hydrogen, helium, and other different gases, in 1885, J.J. Balmer, on analyzing कि किस तरीके से lines आ रही हैं, he found that the wavelengths in the spectra of an element, although he did for hydrogen only, but this was the conclusion that the wavelength in the spectrum of an element were found to fall into sets of spectral series. ठीक है, जैसे कि अलग अलग लाइंस, अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में देखें तो एक लाइन है एच अल्फा, एक है एच बीटा, तो इनके नाम है एच बीटा, एच गामा एंड सो ऑन. इसके पास और लाइंस आती जाएंगी, विल कम क्लोजर 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 क्लोजर, और फिर बहुत डार्क हो जाए. इट्स लाइक दिस. तो एच अल्फा से लेके एच इंफिनिटी तक. ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जे बाल्मर के. सबसे पहला तो ये कि जो एच अल्फा लाइन है, अगर वो 656.3 नैनोमीटर वेवलेंथ की है, ठीक है, then H beta was at 486.3 nanometers and so on. जैसे H gamma है, that was at 364.6 nanometers. उसके बाद कुछ और लाइंस, लेकिन इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा था. दरअसल ये H बीटा को मुझे थोड़ा सा और दूर बनाना चाहिए था. तो इट वाज फाउंड दैट एज wavelength decrease, the lines were found to be closer. जितनी कम वेवलेंथ उतनी पास पास लाइंस, जितनी कम वेवलेंथ उतनी पास पास लाइंस, और जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी दूर दूर लाइंस. ये देखने को मिला. तो ये पहला ऑब्जर्वेशन, एज वेवलेंथ डिक्रीज द लाइंस वर फाउंड टू बी क्लोजर. ठीक है, तो बाल्मर ने इस चीज का एक फॉर्मूला दिया कि देखने में कुछ ऐसे लग रहे हैं कि द वेवलेंथ कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. और ये आपने 12th क्लास में एक फेमस सीरीज के नाम से जानी जाती है, कॉल इट एज बाल्मर सीरीज. ठीक है, जहां r जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 1.097 into 10⁻⁷ पर मीटर. ये देखिए, ये वेवलेंथ चाहिए ना, तो इसकी पर मिनट पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि ये तो यूनिटलेस है, ये तो केवल नंबर्स हैं. और n इक्वल्स टू 3, 4, 5, ये 2 से ज्यादा होना चाहिए. इट विल डिपेंड. अगर 2 से कम हो गया तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा. नेगेटिव वेवलेंथ हैज नो मीनिंग. सो इसलिए ये 2 से ज्यादा चाहिए, तो 3, 4, 5, 6, 7 एंड यू विल गेट द आंसर कि अलग अलग वेवलेंथ मिल जाएगी. ठीक है, और ये जो बाल्मर सीरीज है या बाल्मर सीरीज है, इट लाइज इन द विजिबल रीजन. इट लाइज इन द विजिबल रीजन. Remember that this study was being done in 1885, और नील बोर्स को कोई आइडिया नहीं है कि ये जो सीरीज निकल रही है उसका कोई यूज किया जाएगा एटॉमिक थ्योरी को देने में. ये एक टोटली इंडिपेंडेंट स्टडी चल रही है कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, कौन सी गैस प्रेजेंट है, कौन से एटम्स प्रेजेंट है. लेकिन यही एटम के स्ट्रक्चर को भी बताएंगे ऐसा किसी को नहीं पता था. बाल्मर सीरीज के अलावा भी एक और सीरीज होती है, आपने नाम सुना होगा,
लाइमन सीरीज, इनफैक्ट हम तो ऐसे पढ़ते थे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, लेकिन सबसे पहले 1885 में बाल्मर ने या बामर ने उसे कहना चाहिए फॉर्मुलेट किया, डिस्कवर तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये टोटल थियोरेटिकल एस्पेक्ट था। लाइमन सीरीज में भी द वेवलेंथ इज गिवन बाय रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ n 2 3 4 से लेकर जितना चाहे कर दीजिए, हो सकता है। तो आप जब डिफरेंस देखेंगे ना इसके बीच में, you put n equals to 2, n equals to 3, तो you will get a perfect formula for difference। तो वो डिफरेंस देखेंगे कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, तो बैंड मिलेगा। फिर अगर आप रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लगाएं विच इज 1.097 into 10⁻7 पर मीटर, मीटर इनवर्स, तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगी फॉर n equals to 2, n equals to 3, and you will find that this lies in UV and infrared region। Okay, then we have Paschen, bracket, Pfund, जैसे if you go with Paschen, then 1 upon lambda is nothing but r, 1 upon, for Paschen is it 3 square upon 1 upon n square, where n is equals to 4, 5 and 6 and so on। Then you have bracket series, 1 upon lambda given by r upon 1 upon 4 square minus 1 upon n square, and starting from 5, 6, 7 and so on. Then the last is Pfund series, 1 upon lambda is equals to 1 upon r upon, this is 5 square minus 1 upon n square, this is n starting from 6, 7 and so on। Okay, so ये हुई different series, Lyman, Balmer, Paschen, bracket and Pfund, और it depends on कि हाइड्रोजन एटम की किस पार्ट ऑफ वेवलेंथ को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्योंकि यूवी और इंफ्रारेड तो आंखों से दिखेंगे नहीं, यूवी और इंफ्रारेड आंखों से दिखेंगे नहीं, तो लाइमन सीरीज दिखेगी नहीं। यही कारण है कि बाल्मर ने जो सीरीज इजाद की वो विजिबल लाइट के लिए थी, उस वक्त के जो डिटेक्टर्स थे वो विजिबल लाइट देख सकते थे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। So we have this wavelength which is proportional to 1 upon n square, something like that। अब ये discrete है, देखिए continuous नहीं है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। इसका स्टेटमेंट पहले आप लिख लीजिए, दैट देयर आर pair of spectral lines with the property that sum of their wave numbers is also a wave number and the similar type of situation holds true for difference of wave numbers also। ठीक है, so we can write that the sum of their wave numbers is also a wave number of spectral line of same atom। This is the statement, and the similar thing holds true for difference of wave numbers। Okay, to just prove that, I want to show you a few line diagrams। I can call that as energy diagram,
Let's say you have M, N, and P. Fine. Then there can be transitions from N to M. There can be transition from P to N, and there can also be transition from P to M. Fine. So if I say that जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ उसकी जो एनर्जी थी या जो फाइनल स्टेट ऑफ एनर्जी आई वो ये थी. सो लेट मी जस्ट यूज द नोशन कि h nu p is a smaller energy, h nu n is larger energy, so I can call this as h common nu n minus nu p, which is equals to, let's say, h nu n p, यानी p से एक्साइट होकर n पर चला गया. ठीक. तो एक तो ये वेवलेंथ प्रेजेंट है कि p से एक्साइट होकर n पर गया है. लेट्स से ये वेवलेंथ है. और एक वेवलेंथ है कि n से एक्साइट होकर m पर आया है. तो यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला, h nu m minus h nu n is equals to h nu m minus nu n. I can call this as h m n. Fine. They say that there is also a wavelength present which is sum of the two wave numbers. यानी इस पूरे का कॉम्बिनेशन कर लो वो भी प्रेजेंट है. तो वो कैसे निकलेगा? आप बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए. You just add the two. Fine. So if you will add these two equations, which is h nu n minus h nu p plus h nu m minus h nu n, which will be what? देखिए ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यहाँ. So you are only left with h nu m minus h nu p, and this I can write as h common nu m minus nu p. It is as if it is h nu mp कि p से m पर डायरेक्टली आ गया, एब्जॉर्ब, p से m पर डायरेक्टली एब्जॉर्ब. ठीक है. तो ये रिट्ज कॉम्बिनेशन है. ये प्रिंसिपल है कि अगर दो अलग अलग वेवलेंथ प्रेजेंट हैं ऐसे दी जाने वाली h nu n h nu p, तो उनका सम भी प्रेजेंट होगा, उनका डिफरेंस भी प्रेजेंट होगा. ठीक है. जैसे अगर डिफरेंस की बात करें तो एक वेवलेंथ, अब यहाँ डिफरेंस की कंडीशंस चेक करें. You have a wavelength, and this is true for both emission and absorption spectra. For example, let's say you have a wavelength of emission spectra when it is moving from, this is m, this is n, this is p, moving from m to p directly. ठीक है. हालांकि आगे चल के हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे देयर आर सम फॉरबिडन रीजन्स आल्सो, लेकिन अभी उसको भूल जाएं. एज पर रिट्ज कॉम्बिनेशन जस्ट लुक एट इट कि m से p पर ये जब ट्रांजिट हो रहा है तो लेट्स से कि h nu mp रिलीज हुआ, h nu mp हैज रिलीज्ड. फाइन. या pm बोल सकते हैं, बट आई एम कंसीडरिंग द नोशंस टू बी सेम. h nu mp इज रिलीज्ड. एक और चीज देखी मैंने कि अगर n से p पर रिलीज हो रहा है तो h nu np, h nu np is emitted. फाइन. तो अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल करें सो इट वुड बी h nu m minus h nu p. This is what? h nu n minus h nu p. अगर इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें तो इतना बचेगा मात्र, only this much will remain.
तो ये भी पॉसिबल है कि हम डिफरेंस लें तो गिवन वेव नंबर्स का, तो तीसरा वेव नंबर आपको पता चल जाए। ठीक है, द सेम इज ट्रू फॉर द डिफरेंस ऑल्सो। तो यहां से इफ यू टेक द डिफरेंस देन दिस इज h nu m माइनस h nu p। अब क्योंकि डिफरेंस लिया है तो ये हो जाएगा, लेट मी जस्ट कॉल दिस वन एज h nu np। तो ये mp तो हो गया, अब ये रेड वाले का निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा h nu n माइनस का प्लस h nu p से h nu p कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ h nu m माइनस h nu n which can be written as h nu mn। यहां से यहां है, ठीक है। So this is called as Ritz combination principle, that if you have a pair of wavelengths present, तो उन पेयर का सम और उन पेयर का डिफरेंस भी एक वेवलेंथ होगी उस एटम की। ये था रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। एक छोटी छोटी चीजें हैं आपके कोर्स से रिलेटेड जो हम पढ़ते जा रहे हैं। तो एक चीज हुई, हमने देखा कि एटॉमिक एक्साइटेशन जो कि गैसियस फॉर्म में है गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एमिशन हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन एटम्स, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीजें पढ़ी। फिर जे बार्बर ने उसे और अच्छे तरीके से मैथमेटिकली एनालाइज किया कि इट इज एक्चुअली फॉलोइंग अ पैटर्न ऑफ मैथमेटिक्स, बार्बर सीरीज, लाइमन सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज। और साथ ही रिट्स ने भी एक प्रिंसिपल दिया जिसे कहा गया रिट्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर दो वेवलेंथ प्रेजेंट हैं तो उन वेवलेंथ का सम और उन वेवलेंथ का डिफरेंस भी आपके एटम्स में प्रेजेंट होगा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें 20-25 साल पहले हो रही हैं, जब 1913 में फाइनली नील बोर्स अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को अच्छे से स्टडी करने के बाद, जैसा कि आपसे लास्ट टाइम कहा था कि इन सब का रिलेशन ढूंढेंगे नील बोर्स के एटॉमिक मॉडल से।